नमस्कार, सभी का स्वागत है अध्याय 2 में। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। पृथ्वी का आंतरिक बनावट कैसा है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और एवं उसका सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे। यह बुक जो है वो JCERT क्लास 7 का है, जियोग्राफी चैप्टर 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी 8 ग्रह में से एक है। ठीक है, जो गतिशील है। गतिशील का मतलब पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, गति में रह करके। इसीलिए बोला गया है पृथ्वी जो है गतिशील है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब गतिशील है जिसके कारण क्या होगा? पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर परिवर्तन होते रहते हैं। अब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? हम बाहरी भाग में तो देखते हैं पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पानी है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में जानकारी है? तो जवाब है कि अभी जानकारी नहीं है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब एवं यह किन पदार्थों से बना है यह जानना असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य है। अब पृथ्वी के अंदर जो है क्या क्या है, किन पदार्थ से बना है, वही बोला गया है कि यह जानना असंभव नहीं है लेकिन कठिन है जानना। हम आसमान में जो अपने ग्रह भेज करके, उपग्रह भेज करके पता लगा लेते हैं जो भी चीज है। इन पृथ्वी के अंदर हम लोग उपग्रह नहीं भेजे हुए हैं, तो कैसे पता लगाए? अब है पृथ्वी के आंतरिक भाग के जानकारी मुख्यतः अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। क्या कहा गया है देखेंगे। यहाँ पर है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः प्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उससे जो जानकारी हम लोग को मिल रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है जानकारी कि पृथ्वी के अंदर में क्या है। यह डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो यह जानकारी कैसे मिल रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जब ज्वालामुखी आते हैं तो ज्वालामुखी के अंदर से जब लावा बाहर निकलता है तो उस लावा के परीक्षण से हम लोग पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो यह क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट हम लोग को जानकारी नहीं मिल रहा है, हम लोग ज्वालामुखी के थ्रू मिल रहा है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष रूप से अधिकतम गहराई दक्षिण अफ्रीका में सोने के खान 3.9 किलोमीटर तक गहरी है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट जो हम लोग जानकारी प्राप्त अगर करना चाहें तो ये है साउथ अफ्रीका में एक सोने की खान है जो पृथ्वी में 3.9 किलोमीटर तक गहरा है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से वहां से हम जानकारी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब है आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। क्या क्या मुख्य स्रोत है उस पर चर्चा करेंगे। एक है तापमान, दूसरा है घनत्व और तीसरा है भूकंपीय तरंग। अब आंतरिक संरचना का जानकारी हम लोग इस मुख्य स्रोत से हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए महाद्वीप एवं महासागरीय पट्टी जो है समझने का प्रयास करेंगे आगे कि पृथ्वी हम लोग का जो है सो क्या है, एक सेल से बना हुआ, पट्टी से बना हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। अगर आप धरातल के अंदर चले जाते हैं, नीचे अगर गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर तक अगर अंदर जाएंगे तो क्या होगा? जो स्थल पर जो तापमान है उससे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? हम लोग को यह पता चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर गहराई बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब है धरातल के नीचे चट्टान के घनत्व में भी वृद्धि होती है। घनत्व में मतलब यह कि चट्टान के मॉलिक्यूल्स कितने घने हैं, यानी एक दूसरे से कितने चिपके हुए हैं, उसमें वृद्धि होगा। क्यों नहीं वृद्धि होगा? सोचिए, जो पृथ्वी के ऊपर में जो चट्टान है उस पे जो है जो सिर्फ किसका दबाव है? वायुमंडल का दबाव है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के अंदर के किसी चट्टान पर चर्चा करें तो उसके ऊपर किसका दबाव है? उसके ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है उसका दबाव है। इसके अलावा जो तापमान वो अंदर में बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है? उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? और ज्यादा पास पास आ रहे हैं, तो घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है।
भूपर पट्टी के चट्टानों का घनत्व 2.67 है, जबकि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 11 से 13 तक है। अब ये भूपर पट्टी एक नया शब्द आया है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। भूपर पट्टी होता क्या है समझिए। पृथ्वी को के जो पहले जो पृथ्वी का ऊपरी भाग आपको दिख रहा है उसको हम लोग भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं। भूमि का पट्टी है, उसको हम लोग भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं। इसका सही डेफिनेशन और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे। अभी जो है सिर्फ यह जानिए कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो भूमि वाला पट्टी है उसको हम लोग भूपर पट्टी बोलते हैं, जिसका घनत्व जो है 3.67 है, यहाँ का जो चट्टान है उसका। वहीं देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा चिपकेंगे, तो वहाँ का घनत्व क्या है, 11.13 सेंटीमीटर। ये घनत्व से आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, औसत घनत्व 5.5 है। तापमान एवं घनत्व में अंतर से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी की संरचना एक समान नहीं है। तापमान एवं घनत्व में अंतर से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी का संरचना एक समान नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो वहां क्या होगा, तापमान बढ़ रहा है और घनत्व भी बढ़ रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो ऊपर से एक जैसा दिख रहा है वो अंदर से उसी तरह का है? तो जवाब होगा नहीं, इस तरह से नहीं है, संरचना समान नहीं है। आगे है, भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है। ये भूकंपीय तरंगें प्राथमिक तरंग यानी पी वेव्स, द्वितीय तरंग एस वेव तथा धरातलीय तरंग एल वेव के नाम से जानी जाती है। ये तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्रोत भी है। ये तरंग से कारण क्या होता है, कुछ चीजें पृथ्वी के ऊपर बाहर आ जाती है, जिससे हम लोग पृथ्वी के अंदर की संरचना को हम लोग पता लगा पाते हैं। ठीक है, यहां देखिए दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है मतलब रासायनिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। किस तरह से, देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला जो पट्टी है जिसको मैंने भूपर पट्टी बोला था वो क्रस्ट है, इसका नाम क्रस्ट है। ऊपर बीच वाला जो है इसको बोलते हैं परवार, और सबसे लास्ट वाला जो पट्टी दिख रहा है तीसरा, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोड यानी कोर। ठीक है, आगे समझेंगे। यहाँ पे जो सियाल लिखा हुआ है, सीमा लिखा हुआ है, नीफे क्यों लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। सिर्फ इस बात को ध्यान रखिए कि पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी वाला जो पट्टी है उसको यानी यहाँ करीब 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है अंदर गहराई तक, उसको हम भूपर पट्टी बोलते हैं। उसके अलावा 35 किलोमीटर के बाद करीब 2900 किलोमीटर तक गहराई तक जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परवार। और उसके बाद जो है करीब 6000 किलोमीटर और गहराई तक जाएंगे 2900 किलोमीटर के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोड बोलते हैं। क्रोड को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, उस पर चर्चा हम लोग को नहीं करना है, हम लोग अभी उस कक्षा में नहीं है जहां पर इतनी जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे। ये पृथ्वी का आंतरिक बनावट था। यहाँ पे देखिए सही तरह से दिखाया गया है। सबसे ऊपरी वाला जो भाग है उसको क्या बोला है, परपट्टी यानी भूपर पट्टी। बीच वाला जो है मेंटल इंग्लिश में है, इसको बोलते हैं हिंदी से परवार, ये है। उसके बाद देखिए जो कोर वाला क्षेत्र है, इसको ये हो गया मेरा कोर। ठीक है, कोर क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बाह्य कोर, और जो आंतरिक वाला है इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, लेकिन आपको ये पूरा क्षेत्र कोर के नाम से जाना जाता है। अब है, उपयुक्त स्रोतों से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना प्याज की भांति सकेंद्रीय परतों से बना हुआ है। क्या बोला गया है, ये चीज सब देख करके हम लोग को क्या पता चल रहा है, पता यह चल रहा है कि पृथ्वी जो है वह प्याज की भांति बना हुआ है, यानी सकेंद्रीय परतों का बना हुआ है। सकेंद्रीय मतलब एक कि अगर हम एक केंद्र माने और इससे अगर हम इस तरह देखिए, ये हो गया मेरा क्या, क्रोड हो गया है। उसके बाद इसी केंद्र से एक और गोला खींचे तो जो क्षेत्र यहाँ से इधर वाला जो क्षेत्र बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, परवार बोलेंगे। अब इसी को ध्यान में रख के एक और अगर खींचे हम लोग तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भूपर पट्टी। ये वाला क्षेत्र जो है भूपर पट्टी कहलाएगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है मेरा भूपर पट्टी है। फिर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, मेरा कोर्ड है, और ये बीच वाला जो है मेरा वो क्या है, परवार है। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है, यानी एक ही केंद्र से लग रहा है कि गोल करके बनाया हुआ है।
एक नंबर भूपर पट्टी जिसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा है परवार और तीसरा जिसको हम इंग्लिश में मेटल बोलते हैं और तीसरा है कोर यानी कोर। ठीक है, तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना इस तरह से है। अब इसको और विशेषता से हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपट्टी यानी भूपरपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग का मतलब, अगर हम अपने घर, देखिए यहाँ पे हम रह रहे हैं, हम लोग का घर है, वहां पर अगर मापने का प्रयास करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ मेरा घर है, यहाँ से अगर मापने का गहराई के देखेंगे तो ये जो है ये 35 किलोमीटर गहराई तक जाएंगे। ठीक है, उतना गहरा है। लेकिन महासागरीय में क्या होता है, महासागर ऑलरेडी पहले से गहरा है। ठीक है, अब महासागर में अगर मापने का प्रयास करेंगे तो वहां पर कितना है, 5 किलोमीटर भाग जो है वो गहरा होगा। अब भूपर पट्टी के नीचे का परत परवार कहलाता है। लेकिन नीचे वाला परत जो है, ये वाला क्षेत्र, ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, बोले ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, परवार बोलेंगे। ये वाला क्षेत्र जो है परवार बोलेंगे। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। यह तरल अवस्था में है, ध्यान रखेंगे, यह कैसा है, यह तरल अवस्था में है। कौन सा, परवार। ठीक, पृथ्वी के केंद्रीय परत क्रोड की गहराई जो है 6371 किलोमीटर है। कितना है, 6371 किलोमीटर है। ठीक, अब आते हैं स्वेस नाम का। देखिए, स्वेस नाम एक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा है। स्वेस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने किसमें, रासायनिक संरचना के आधार पर जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। किस तरह से, सबसे पहले जो 3 भाग में बांटा गया था, भूपरपट्टी, फिर उसके बाद जो है सो परवार और मेटल। अब उसमें देखा गया कि भूपरपट्टी पर कौन से मेटल की अधिकता है, फिर परवार में किसका किसका अधिकता है, उसी के आधार पर जो है उसके नाम भी रखे गए फिर से। तो उसमें से सबसे पहला है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है नीफे। यह नाम कैसे पड़ा इसका, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, सियाल, SI प्लस AIL, इस परत की संरचना सिलिका, सिलिका किसको बोलते हैं, रेत को बोलते हैं। ठीक है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है, यानी भूपर पट्टी। सियाल किसको बोलेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे फिगर में, सियाल किसको बोल रहे हैं हम, ये वाला जो क्षेत्र है सियाल, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे हम, सियाल बोलेंगे। सियाल किसको बोलते हैं, तो सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसको हम लोग भूपर पट्टी बोलते हैं। अरे याद रखेंगे, यही जो सियाल वाला क्षेत्र है, इसी में सारे खनिज हम लोग को मिलते हैं। क्या क्या खनिज है, यहीं पर हम लोग को, यहीं से हम लोग पानी बाहर निकालते हैं, कुआं खोद करके, फिर पाइप डाल करके, जो भी है बोरिंग करवाते हैं, वो किस में करवाते हैं, हम लोग सियाल में करवाते हैं, भूपर पट्टी पर करवाते हैं। यहीं से हम लोग को कोयला भी मिलता है, यहीं से हम लोग को सोना भी मिलता है, यहीं से हम लोग को खनिज तेल भी मिलता है। किससे, भूपर पट्टी से, यानी सियाल वाला क्षेत्र से हम लोग को मिलता है। यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होने के कारण हम लोगों ने इसका क्या नाम रखा है, इसका नाम रखा है सियाल। ठीक है, इस परत का औसत घनत्व 2.9 है, याद रखने की जरूरत नहीं। याद, इस परत की औसत गहराई 50 से 30 किलोमीटर है, ये भी याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसमें रासायनिक पदार्थ की अधिकता होती है, किसमें, रासायनिक पदार्थ की अधिकता भूपर पट्टी पर होती है, ज्यादा अधिकता होती है, तथा पोटेशियम, सोडियम एवं एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। महाद्वीप की रचना खासकर इसी सियाल से हुई है। महाद्वीपों की रचना, यानी जो मिट्टी वाला क्षेत्र हम लोग को दिख रहा है, वो किससे हुआ है, इसी सियाल से हुआ, यानी रेत और एल्यूमिनियम से हुआ है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सिलिका एल्यूमिनियम है, इसीलिए इसका नाम सियाल पड़ गया। पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीजें की अधिक मात्रा जो है कम है। अब आगे आता है, मतलब क्या है, यहाँ पर है सिलिका और एल्यूमिनियम। आगे आते हैं, अब दूसरा है सीमा। सीमा क्यों नाम पड़ा है, सीमा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी जो है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। समझने का प्रयास करेंगे, सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा है,
दूसरी परत कौन है? सीमा है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शिलाओं से हुई है। बेसाल्ट आग्नेय शिला क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। शिलाओं से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। ठीक है। इसकी औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई 100,000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। याद रखने का जरूरत नहीं है हम लोग को। अब आते हैं सीमा के बारे में। तो जहां पर यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी के बीच की परत को हम लोग सीमा बोलते हैं। कौन सा परत? बीच वाला परत देखिए बनाते हैं। ये हो गया मेरा। दूसरा जो है ये हो गया और तीसरा हो गया मेरा ये हो गया। ठीक है। तो यहां समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बाहरी परत को हमने क्या बताया? सबसे बाहरी परत को हमने बोला था सियाल। क्या बोले थे? सियाल बोले थे। ठीक है। अब सेकेंड वाला जो परत है ये वाला परत, सेकेंड वाला जो परत है इसको हम लोग क्या बोला था? इसको हमने सेकेंड वाला परत जो है इसको हमने बोला है, इसको हमने बोला है, इसको हमने बोला है सीमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोला है? सीमा बोला है। ठीक है। अब होता क्या है देखो, आप याद रखेंगे तो रासायनिक रूप से मैंने इसका नाम सीमा बोला है, ये बीच वाला जो भाग है इसको। लेकिन अगर रासायनिक रूप से अगर बात नहीं करें तो क्या मैंने इस भाग को यानी ये वाला क्षेत्र को हमने नहीं बोला है परवार? बोला है। जबकि इसको सियाल जो है इसको अगर रासायनिक से बात नहीं करें तो हमने नहीं बोला है भूपर पट्टी, इसको बोला है मैंने। और इसका नाम क्या रखा है? क्रोर यानी कोर बोला है। ठीक है। तो होता क्या है, ये वाला जो सीमा वाला क्षेत्र में यहाँ पे लावा पाए जाते हैं। अरे जितने भी यहाँ पे जो मेटल वगैरह जो भी चीज है वो अधिक गर्मी और दबाव से क्या हो गया है? लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जब ज्वालामुखी जब होता है तो ज्वालामुखी के समय क्या होता है? जब मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी आया है, आना है, यहाँ पे कमजोर है क्षेत्र, तो यहाँ से बाहर लावा निकलता है, यहाँ से लावा बाहर निकलता है। लावा कहाँ से निकल रहा है? परवार क्षेत्र से लावा बाहर निकलता है। ठीक है। और जब परवार क्षेत्र से लावा बाहर निकल रहा है तो इस लावा पे परीक्षण करके हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि परवार क्षेत्र में जो है सो क्या क्या है, तो पता लगा सकते हैं। तो सिंपल से है, पृथ्वी की परत के बीच में जो है हम लोग क्या बोलते हैं? बीच वाला परत को हम लोग सीमा बोलते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम के रूप में मतलब इसका अधिक पाया जाता है। इसको हम लोग अलग नाम से बात करें तो इसको हम लोग मेंटल भी बोलते हैं यानी परवार बोलते हैं। और ज्वालामुखी का लावा जो है मेटल से निकलकर पृथ्वी से बाहर आता है। किससे आता है? मेटल से, यानी ये परवार से बाहर निकलता है। इंग्लिश में इसको मेटल बोला जाता है। मेटल से बाहर निकल के पृथ्वी के बाहर आता है। समझ में आ गया? उम्मीद है सही से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा भाग है मेरा नीफे। पृथ्वी की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत नीफे है। अंतिम परत नीफे है मतलब क्या? इसको हमने क्या बोला? कोर बोले थे हमने, कोर। अंतिम परत कौन सा है? ये वाला अंतिम परत, बीच वाला ये वाला क्षेत्र है। कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला अंतिम परत है, बीच वाला कोर है बीच में, इसीलिए इसका नाम कोर पड़ा है, कोर है। यहाँ पर क्या क्या अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, यानी निफे कहते हैं इसे निफे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना निकेल तथा फेरस अर्थात लोहा से मिलकर हुई है। निकेल तथा फेरस के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। निकेल तथा फेरस के कारण इसको हम लोग निफे बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से बना है। कठोर धातु से बना हुआ हमारा कोर, जिस कारण इसका घनत्व 11 से भी अधिक है। इसका व्यास करीब 6371 किलोमीटर के लगभग है। इस प्रकार पृथ्वी की अंतरम कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है, जिससे पृथ्वी की स्थिरता का भी पता चलता है। समझ रहे हैं?
देखिए समझने का प्रयास करते हैं फिर से। ये मेरा कोर हो गया, कोर हो गया, ठीक है। कोर में हमारा लोहा और निकेल की प्रधानता अधिक है, और ये वाला जो है इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये 6371 किलोमीटर है चौड़ा इसका। और यहाँ पर लोहे अधिक है और निकेल, लोहा निकेल जो है अधिक रहने के कारण यह पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, यानी किसमें चुंबकीय शक्ति होता है पृथ्वी में, क्योंकि लोहा क्या करता है, चुंबक से अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसको और अच्छे से समझने का फिर से प्रयास करते हैं, एक बार और मैं बोलना चाहूंगा। सबसे निचला परत जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकेल बोलेंगे। क्यों, नहीं सॉरी, निकेल निफे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ निकेल और लोहे की प्रधानता अधिक है, जिसके कारण। जबकि अगर हम रासायनिक रूप में बात नहीं करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर यानी कोर्ड। यह सबसे नीचे यानी सबसे बीच में रहने के कारण क्या होता है, यहाँ सबसे ज्यादा दबाव और तापमान ज्यादा होता है, और यही कारण है कि यहाँ चीजें क्या होता है, पूरा द्रव अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको अगर समझने का और ज्यादा अगर प्रयास करेंगे तो आप नारियल के रूप में समझ सकते हैं। नारियल का सबसे ऊपरी भाग अगर देखें पतला सा, जिसको हम लोग भूपर पट्टी मान सकते हैं, जो पूरी तरह से कठोर है, उसके अंदर अगर हम भाग देखें जिसको हम लोग खाते हैं, नारियल का भाग, बीच वाला भाग थोड़ा सा पतला, जो है ऊपर वाला छिलका से थोड़ा सा मोटा रहता है, जिसको हम लोग खाते हैं, खीर वगैरह में डालते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परवार बोल सकते हैं, यानी मेटल बोल सकते हैं। वो थोड़ा सख्त रहता है। और सबसे निचला भाग जो है पूरी तरह से लिक्विड में रहता है, वह कौन सा है, तो वह मेरा कोर होगा। कोर में हमेशा पूरी तरह से लिक्विड रहता है। उसके अलावा मेटल यानी बीच वाला जो परत है उसमें जो है लिक्विड जैसा रहता है, लेकिन गाढ़ा लिक्विड रहता है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं सेल एवं खनिज क्या होता है। सेल किसको बोलते हैं और खनिज किसको बोलता है, पहले यहाँ पे समझते हैं क्या है। चट्टान की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। चट्टान के अंदर जो है, चट्टान के परतों के नीचे जो है दबा हुआ पौधा और जंतु के अवशेष जो है वो क्या होते हैं, पूरी तरह से हीट और तापमान से क्या होता है, वह मतलब जो इसके अवशेष हैं वह हीट और तापमान से क्या बनता है, खनिज पदार्थ बन जाते हैं, चाहे पेट्रोलियम बन गया, कोयला बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। वही यहाँ पे है, चट्टान की परतों में बचे दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आगे, पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक प्रकार के सेलों, यानी सेल किसको बोलते हैं, चट्टान को बोलते हैं, से बना है। सेल दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनते हैं। चट्टानें विभिन्न रंग, आकार एवं खनन की हो सकती है। क्या बोला कि देखिए, सेल जो होता है दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनता है। सेल जो है कितने किसके योग से बनता है, दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनता है सेल, ठीक है, सेल बनता है। अब है चट्टान मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी एवं तीसरा है कायांतरित एवं रूपांतरित चट्टान। तीनों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं क्या बोला गया है। भूपर पट्टी के नीचे की चट्टानें जो तरल अवस्था में है मैग्मा कहलाता है। नीचे की चट्टानें मतलब कहाँ पर, परवार में, बोले थे ना परवार में ही तो मैग्मा रूप में पाया जाता है, और वही परवार से ज्वालामुखी के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा कहा जाता है तरल अवस्था में। तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर मतलब ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब नीचे में जो है जितने भी खनिज थे वह क्या था, तरल अवस्था में था तापमान और दबाव के कारण, लेकिन जब वो ऊपर आ जाता है बाहर, पृथ्वी के बाहर, तो क्या हो जाता है, ठंडा होकर के ठोस अवस्था में बन जाता है। इस प्रकार से बने चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। समझिए कि आग के कारण वो सबसे पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। अब उसके बाद जब वो बाहर आकर ठंडा हुआ तो क्या बन गया, चट्टान बन गया, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, आग्नेय चट्टान पड़ गया है। इसको और अगर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे तो मैं फिर से बोलने का प्रयास करता हूँ। पिघला हुआ पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, अब देखिए क्या होता है, पिघला हुआ जितना भी पदार्थ था पृथ्वी के अंदर से बाहर आया मैग्मा के रूप में,
और आने के बाद क्या बन गया, चट्टान बन गया ठंडा होकर के। क्योंकि अगर नीचे भी अगर तापमान नहीं रहता तो वो चट्टान ही रहता, लेकिन तापमान के कारण पिघल गया था, तो बाहर आकर के चट्टान बन गया, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, आग्नेय चट्टान पड़ा है। अब इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। किसको, आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं, एक है अंतर्भेदी चट्टान और दूसरा है बहिर्भेदी चट्टान। बहुत आराम से समझेंगे हम लोग अंतर्भेदी चट्टान किसको बोलते हैं, बहिर्भेदी चट्टान किसको बोलते हैं। जब तरल मैग्मा जब कभी भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, देखिए ये मेरा अर्थ वाला भाग है। अब मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है मैग्मा, बाहर निकलना है, ठीक है, यहाँ निकल के बाहर आना है मैग्मा ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी जब नीचे से दबाव बन रहा है, तो दबाव बनने के बाद कुछ बाहर निकल गए, बहुत सारा मैग्मा बाहर निकल गया। बहुत सारा मैग्मा जो क्या करेगा, यहाँ बाहर नहीं निकल के क्या, और इधर इधर फैल गए जाकर के, बाहर निकल ही नहीं पाया। तो जो बाहर जो निकल गया उसको बोलेंगे बाह्यभेदी चट्टान, और जो अंदर में ही जो इधर वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्भेदी चट्टान बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से बाहर निकले पर यहाँ पे ठंडा हो गया, वो जो चट्टान बन गया, इसलिए क्या हो गया, अंतर्भेदी चट्टान। और जो बाहर निकल गया उसको क्या बोलेंगे, और यहाँ ऊपर आके ठंडा हो गया, इसको बोले बाह्यभेदी चट्टान बोलेंगे। जब तरल मैग्मा जब कभी भी भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब इससे बनी चट्टान को हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इस चट्टानों में रवे का आकार बड़ा होता है, रवे का आकार जो है बड़ा होता है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण। अब ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टानों का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने तथा मशीनों एवं भवन निर्माण में होता है। ग्रेनाइट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेनाइट कैसा चट्टान है, तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, लेकिन यह पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाने के कारण, चट्टान बनने के कारण इसको हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसका निर्माण हम कहाँ कहाँ करते हैं, जिसका निर्माण हम लोग पीसने और भवन निर्माण में करते हैं। लेकिन देखिए, जब तरल मैग्मा छिद्र अथवा दरार द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में फैल जाता है, तो तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। बाहर निकल गया ठंडा के कारण, जल्दी मतलब हवा हो गया, पानी से जल्दी ठंडा हो गया। तो भूपर पट्टी पर इस प्रक्रिया से बनी चट्टान को बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। बाहर आ गया इसलिए बहिर्भेदी हो गया, और आग से बाहर निकला है इसलिए आग्नेय हो गया, चट्टान बन गया। इसकी संरचना बहुत ही महीन दाने वाली होती है, क्योंकि यह जल्दी ठंडा हो जाता है तो दाना जो है इसका महीन महीन होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट जो है वह कैसा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, लेकिन बहिर्भेदी चट्टान है। इसी तरह ऑब्सीडियन वह भी कैसा चट्टान है, ऑब्सीडियन भी जो है बहिर्भेदी चट्टान है। भारत में दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है। भारत में दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। मतलब क्या, मतलब ये कि भारत में जो दक्कन का पठार है वह क्या हुआ होगा, अंदर से बाहर उसका मैग्मा आया और ठंडा होकर के जो चट्टान बना, उसी वही चट्टान जो है वहां पर मतलब भारत के दक्कन में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अपर्दन के दूत कौन कौन होते हैं। अपर्दन, अपर्दन मतलब क्या होता है, चट्टान का जो ऊपरी परत है वो हवा, पानी, धूप, गर्मी मतलब से कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो है अपर्दित होते रहता है, टूटते रहता है, टूट करके छोटे छोटे पदार्थ में होते रहता है, और क्या होता है, महीन महीन बनते जाता है। तो वही है, टूटने वाला कौन है, अपर्दन के दूत कौन है, जल है, वायु है, हिम नदी आदि द्वारा आग्नेय चट्टानें टूटकर महीन कणों में बदल जाते हैं। जो आग्नेय चट्टान बना था वह इस सब चीज से क्या होता है, धीरे धीरे रगड़ा करके छोटे छोटे कणों में बन जाते हैं। अब इसी छोटे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद कहते हैं। तो किसको बोलते हैं हम लोग, क्या अवसाद बोलते हैं। इन अवसादों को हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। ये अवसाद दबकर कठोर होकर चट्टान की परतें बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक जगह पे जो है आग्नेय चट्टान बना, अब हजारों साल बाद क्या होगा, पानी मतलब हर दिन लगातार पानी पड़ रहा है, हवा तेज है, धूप है, इसी कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपरदित होते जा रहा है, छोटा टुकड़ा होते जा रहा है कण। अब जब छोटा हुआ, अब सादी चट्टान छोटा छोटा टुकड़ा वो बालू का मान लीजिए रूप ले लिया, तो क्या एक ही जगह पर रहेंगे, तो नहीं,
वो नदी के माध्यम से यानी पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते जाएगा। अब सोचो एक जगह पर ढेर उसका बनते जा रहा है धीरे 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 धीरे। अब फिर से जो है हजारों साल लाखों साल के बाद अब क्या होगा, वह धीरे धीरे एक चट्टान का रूप ले लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसादी चट्टान बोलेंगे। जैसे कि क्या होगा, एक चूना पत्थर जो बनता है, भले उतना मजबूत नहीं होगा लेकिन वो चट्टान बनेंगे। इसका एग्जाम्पल एक है चूना पत्थर। देखिए ऐसे ही चट्टान को अपसादी चट्टान कहा जाता है। जैसे हमने बताया, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। अपसादी चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब क्या, अभी मैंने बताया, जीवाश्म जो पेड़ पौधे हैं या तो जीव जंतु है उसका अवशेष, वो मर गया, देखिए तो क्या होगा, इन चट्टानों के बीच में दब जाता है। समझने का प्रयास करते हैं फिर से। अपसादी चट्टान किसको बोलते हैं, अग्नेय चट्टान के द्वारा, अग्नेय चट्टान जब अपरदित होकर के छोटे छोटे टुकड़े में बट गए, और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह हवा पानी से बह करके आ रहा है। सोचिए बह करके जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आया और यहाँ पे इसका ढेर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ढेर बढ़ते जा रहा है। अब ये प्रोसेस जो है सो हजारों साल चल रहा है, लाखों साल चल रहा है। तो क्या, अब जब छोटे छोटे रेत जो है आकर के जमा हो रहा है, इसी बीच में यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो आकर के बीच में क्या कर रहा है, गिर रहा है, जीव मर रहे हैं यहाँ पर, उसके हड्डी यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर ऊपर से आकर के क्या हो रहा है, रेत जो है इसको दाबते जा रहे हैं, धीरे धीरे दाबते जा रहे हैं रेत। अब इस दोनों रेत के बीच में क्या है, यहाँ पेड़ पौधे हैं जो हीट से और दबाव से क्या बना रहा है, जीवाश्म बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अपसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। आता है, समझ में आ गया। आगे, जब आग्नेय एवं अपसादी चट्टान उच्च तापमान एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसे कायांतरित चट्टान भी हम कहते हैं। क्या होता है कायांतरित चट्टान, मतलब रूपांतरित चट्टान भी इसको हम बोलते हैं। मतलब ये कि जब आग्नेय चट्टान यानी जो ये परतदार चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, यह ताप और दबाव के कारण जो इसका स्वरूप था यानी गुण था उसमें बदलाव आ जाता है, जिसके कारण क्या बोलेंगे हम इसको, रूपांतरित चट्टान बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, कायांतरित चट्टान हम बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या होता है, संगमरमर एक इसका उदाहरण है। संगमरमर देखिए, जैसे एक और है चूना पत्थर है, संगमरमर क्या होता है, चूना पत्थर संगमरमर एवं चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह बेसाल्ट सिल्ट जो है तथा ग्रेनाइट नाइस चट्टान में रूपांतरित हो जाता है। चूना पत्थर जहां भुरभुरा था वह क्या हो गया, रूपांतरित होकर के संगमरमर बन गया। इसी तरह जो है ग्रेनाइट जो है ताप एवं दबाव के कारण क्या बन जाता है, नाइस बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। कठोर चट्टानें खनिजों का भी स्रोत होता है। इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में उद्योग में किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, फास्फेराइट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। याद रखेंगे, ग्रेनाइट का उपयोग तो हम लोग जानते हैं पेंसिल बनाने में, उसके अलावा फास्फेराइट का उपयोग हम लोग उर्वरक बनाने में करते हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि चट्टानें अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहती है। जो उसका शुरू का जो स्वरूप था, मूल स्वरूप था, वो हमेशा उस तरह चट्टानें नहीं रहते हैं, बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम चट्टानी चक्र भी कहते हैं। चट्टान जो है अपना क्या बोलता है, स्वरूप बदलते रहता है, इसी कारण उसको हम चक्रीय मतलब चट्टानी चक्रीय भी चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि गलित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय चट्टान बन जाता है, ये हमने ऊपर में पढ़ा है। ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करता है। हम जो है मैग्मा जो है टूट करके क्या होगा, आग्नेय चट्टान टूट करके क्या बनाता है, अपसादी चट्टान बनाता है। चट्टान मतलब सेल होता है, वही अपसादी सेल बनाता है। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय चट्टानें तथा अपसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में बदल जाता है, यानी रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है ताप और दबाव के कारण। अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित चट्टानें पुनः पिघलकर तरल मैग्मा बन जाती है। अब कायांतरित चट्टान जो है
पुनः पिघल कर क्या बन जाता है, फिर से मैग्मा बन जाता है। और यह तरल पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। आप इसको समझने के लिए इस तरह समझेंगे, पानी को आप एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं। पानी जो है पहले तरल अवस्था में है, ज्यादा हीट होने के बाद गैस बन गया, गैस फिर ठंडा होकर के पानी बन गया, पानी ठंडा होकर के क्या बन गया, बर्फ बन गया, बर्फ पिघल कर पानी बन गया। इसी तरह से लगभग हो रहा है। चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। खनिज जो है कहाँ पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो एक चीज और याद रखेंगे, प्रत्येक खनिज का जो अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है, इसीलिए तो खनिज हमारे बड़े काम में आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे है एग्जाम्पल में। एक है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान है, अवसाद है, आग्नेय चट्टान है। देखिए सबसे पहले आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान क्या हुआ, टूट फूट हुआ इसका। आग्नेय चट्टान से टूट फूट कर क्या बना, नहीं यहाँ से समझते हैं, हम मैग्मा से सबसे पहले बेहतरीन होगा। ये है मैग्मा, मैग्मा बाहर निकला। ठीक है, मैग्मा ठोस होकर के क्या बना, आग्नेय चट्टान बन गया मैग्मा ठोस होकर के। अब यह धीरे धीरे हजारों साल में टूट फूट करके क्या हुआ, इस तरह टूट गया। और टूट करके क्या बन गया, अवसाद बन गया। और टूट करके जब क्या हो गया, ये टूट करके जब इधर आया, एक साथ जब आकर के जुड़ा तो क्या बन गया, अवसादी चट्टान बन गया। और तब ताप और दबाव इस पे पड़ने पर क्या हो गया, इसमें स्वरूप में परिवर्तन आने के कारण ये कायांतरित चट्टान में बन गया। फिर से जब ताप का प्रभाव पड़ा तो ये क्या बन गया, मैग्मा बन गया। या फिर यहाँ भी ताप के प्रभाव से क्या बन गया, मैग्मा बन गया। फिर यहाँ भी जो है टूट करके देखिए इसी तरह से जो है ताप का प्रभाव पड़ते जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं चट्टानी चक्र। ठीक है, आगे पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुण धर्म में रासायनिक संगठन होता है, किसका, खनिज का। खनिज का अपना रासायनिक निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। खनिजों का निर्माण तत्वों के मिलने से होता है। भूपर पट्टी का 98% भाग 8 तत्वों के मिलने से बना है। किसका, भूपर पट्टी का 98% भाग जो है 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु जो है वो ऑक्सीजन, धातु ऑक्सीजन 96.6% तथा सिलिकॉन जो है 27.7% है। खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज सिलिकेट है। सबसे ज्यादा खनिज क्या पाया जाता है भूपर पट्टी पर, सिलिकेट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पर देखने के प्रयास करेंगे। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही भूपर पट्टी पर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 35 किलोमीटर तक ही है ये। तो जितना बड़ा पृथ्वी का जो है आयतन, उसमें सिर्फ कितना 0.5% ही भूपर पट्टी पर है। 83% मेटल एवं 60% कोर्ट पर है। 83% जो है वो किस पर है, मेटल में है यानी परिवार में है, और 16% कोर्ट में है। पृथ्वी का त्रिज्या जो है वो 63 सेंटीमीटर 6371 किलोमीटर है। याद रखेंगे, यहाँ पे पृथ्वी का त्रिज्या बोल रहा है 6371 किलोमीटर। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ा था, देखिए एक चीज देखिए, यहाँ भी 6371 किलोमीटर पढ़ा था। यह क्या बोल रहा है, देखिए समझिए, ये पृथ्वी का त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इत्तेफाक से ये देखिए, ये जो कोड था, कोड का व्यास भी जो है सो 6371 किलोमीटर है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यह जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 2 मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके लाइक करने से जो है हमारा प्रोत्साहन मिलता है हमको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नई वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं।